नमस्कार। आज हम बीए पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र विश्व का इतिहास का अध्ययन करेंगे। साथ ही हम बीए पाठ द्वितीय ऑनर्स के छठे प्रश्न पत्र का भी अध्ययन करेंगे। आज का हमारा विषय है वियना कांग्रेस। फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट 18 जून 1815 को वाटरलू के मैदान में बुरी तरह पराजित हुआ और उसे बंदी बनाकर सेंट हेलेना के निर्जन द्वीपों में भेज दिया गया। नेपोलियन के पतन के बाद मित्र राष्ट्रों के सम्मुख अनेक कठिनाइयां खड़ी हुई, जिसमें यूरोप के सभी राष्ट्र किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए। अतः यूरोप के मानचित्र में नेपोलियन ने जो मनमाने ढंग से परिवर्तन कर दिए थे, उन्हें फिर सुधारने के लिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मित्र राष्ट्रों में ने एक आयोजन किया, जो यूरोप के इतिहास में वियना कांग्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। विद्यार्थियों, वियना को इस कांग्रेस हेतु चुने जाने का मुख्य कारण ये था कि यह महाद्वीप के केंद्र में स्थित था और नेपोलियन के युद्धों का मुख्य शिकार यही रहा। साथ ही नेपोलियन की पराजय से ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की थी। वियना कांग्रेस की प्रमुख समस्याएं। अपने कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व वियना कांग्रेस के सम्मुख अनेक विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए। पहला है, उन्हें यूरोप का पुनर्निर्माण करते समय ऐसी व्यवस्था करनी थी जिससे फ्रांस भविष्य में फिर वहां शांति भंग न कर सके। अतः आवश्यक था कि फ्रांस की सीमाओं पर शक्तिशाली राज्य की स्थापना की जाए। दूसरा है, मृतप्राय पवित्र रोमन साम्राज्य के स्थान पर जर्मनी में नवीन व्यवस्था करना। नेक्स्ट है, वर्सा की ग्रांड डची नेपोलियन के कट्टर मित्र सैक्सनी और फिनलैंड के भाग्य का निर्णय करना। चौथा है, इटली में नवीन व्यवस्था करना तथा डेनमार्क को नेपोलियन का साथ देने के कारण दंडित करना। नेक्स्ट है, पोप की शक्ति व गौरव को बढ़ाना तथा प्रतिक्रियावादी भावनाओं को कुचलना। विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कि वियना कांग्रेस में भाग लेने वाले प्रमुख नेता, प्रमुख प्रतिनिधि और प्रमुख देश कौन कौन से थे। वियना सम्मेलन में यूरोप के इतिहास में कूटनीतिज्ञों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैठक कहा जाता है। इसमें टर्की के अतिरिक्त यूरोप के समस्त शक्तियों ने भाग लिया, परंतु अग्रलिखित प्रमुख देशों और उनके प्रतिनिधियों ने इसके निर्णय को अत्यधिक प्रभावित किया। पहला है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधित्व उसके सम्राट फ्रांसिस प्रथम तथा चांसलर मेटरनिक ने किया। चूंकि कांग्रेस का स्थान वियना था, इसलिए सम्राट फ्रांसिस प्रथम को इस सम्मेलन में अपार धन व्यय करना पड़ा। मेटरनिक को इस सम्मेलन का कन्वीनर बनाया गया और वह घोर प्रतिक्रियावादी था और जनतंत्रवादी आंदोलनों को घृणा की दृष्टि से देखता है। दूसरा भाग लेने वाला देश था रूस। रूस की ओर से स्वयं सम्राट जार अलेक्जेंडर इस सम्मेलन में भाग लेते हैं। वह अपने आप को विजेता कहा करता था, क्योंकि उसने नेपोलियन को पराजित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। रूसी अभियान की सफलता से नेपोलियन के पतन का मार्ग उन्मुख हो गया। अतः जार इस सम्मेलन में अपने लिए विशेष पुरस्कार और सम्मान की आशा से उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट है प्रशा। राजा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके मंत्री हर्डेनबर्ग को भेजा गया था। उसे कम सुनाई पड़ता था, इसलिए उसकी सहायता के लिए हम्बोल्ट को भी साथ भेजा। सैन्यवादी और राष्ट्रवादी नीति के कारण हर्डेनबर्ग का उद्देश्य प्रशा को अत्यधिक शक्तिशाली देश बनाना था। नेक्स्ट है इंग्लैंड। इंग्लैंड के प्रतिनिधि के रूप में लॉर्ड कैसलर तथा वेलिंगटन के ड्यूक ने इस सम्मेलन में भाग लिया। उनका उद्देश्य अपने देश के औपनिवेशिक हितों की रक्षा करना था। कांग्रेस के निर्णयों में लॉर्ड कैसलर
ने महत्वपूर्ण भाग लिया। अगला है फ्रांस। फ्रांस का प्रतिनिधित्व टेलरा ने किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञ था। उसने नेपोलियन के शासन व सक्रिय राजनीति में भाग लिया था, किंतु नेपोलियन द्वारा एक बार अपमानित किए जाने के कारण उसने उसका साथ छोड़ दिया। कांग्रेस में भाग लेने का उसका उद्देश्य नेपोलियन व उसके वंशजों से अपने अपमान का बदला लेना था। न्यायोचित सिद्धांत का प्रतिपादन करके उसने बहुत सीमा तक अपने उद्देश्य को प्राप्त कर भी लिया। वियना कांग्रेस की पृष्ठभूमि देखना भी विद्यार्थियों हमारे लिए आवश्यक है। यह इस प्रकार थी। यद्यपि वियना कांग्रेस का अधिवेशन नेपोलियन के पतन के बाद हुआ, किंतु इस अधिवेशन से पूर्व मित्र राष्ट्रों ने परस्पर कई संधियां कर ली थी। 1812 की आब्रू की संधि के द्वारा स्वीडन और नॉर्वे को संयुक्त करना निश्चित हुआ था। 1813 की कैलिश की संधि के अनुसार प्रशा पुनः शक्तिशाली बनना निश्चित किया गया था। 1813 की रिखेनबेक की संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया, प्रशा व रूस ने पोलैंड का आपस में बंटवारा कर लिया था। इसी प्रकार 1813 में ही टैपिल्स की संधि, 1814 में शामू की संधि की धाराओं के अनुसार यह निश्चय किया कि कांग्रेस में कौन कौन से नेता भाग लेंगे। अधिवेशन के पूर्व की जाने वाली संधियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 1814 की पेरिस की संधि है। अतः ये निश्चय किया गया कि यूरोप का पुनर्निर्माण करते समय वियना कांग्रेस के निर्णय पूर्वगामी संधियों की तरह ही प्रभावी रहेंगे। अब हम ये देखेंगे कि वियना कांग्रेस के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। शिथिल कार्यप्रणाली और गतिविधियों के स्वार्थपूर्ण मंतव्यों के बावजूद समस्याओं को हल करने के लिए वियना कांग्रेस के 3 प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए। पहला, न्यायोचित राज्य सत्ता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जन्मदाता फ्रांस का प्रतिनिधि टेलरा था। उसके अनुसार ये निश्चय किया गया कि फ्रांस में बूर्बो वंश को फिर से स्थापित किया जाए और बोनापार्ट वंश के किसी भी व्यक्ति को भविष्य में फ्रांस की गद्दी पर न बिठाया जाए। इस सिद्धांत के द्वारा टेलरा ने नेपोलियन द्वारा किए गए अपने अपमान का बदला ले लिया। शक्ति संतुलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के द्वारा कांग्रेस ने यूरोप के राजाओं के मध्य शक्ति संतुलन स्थापित करने का निश्चय किया, जिसमें कोई भी शक्तिशाली देश दूसरे निर्बल देश को न हड़प सके। इस सिद्धांत का पालन करते हुए फ्रांस को चारों ओर से शक्तिशाली राष्ट्रों से घेर दिया गया, ताकि वे भविष्य में यूरोप की शांति को पुनः भंग न कर सके। नेक्स्ट है तीसरा और अंतिम, पुरस्कार और दंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत उन सभी राज्यों को पुरस्कार देने का निश्चय किया जिन्होंने नेपोलियन को पराजित करने में मित्र राष्ट्रों का कुछ भी सहयोग किया था। साथ ही उन समस्त राज्यों को दंड देने का निर्णय लिया गया जिन्होंने युद्ध में नेपाल के सहयोग व समर्थन प्रदान किया गया था। इति नमस्कार।